गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वेडनेसडे का डे है और इवनिंग का टाइम हो रहा था। बिट्टू को मैंने स्टडीज़ के लिए बैठाया हुआ था और अभी इवनिंग के आई थिंक 6:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। तो अभी मेरे को करनी थी कुकिंग की प्रिपरेशन, बट कुछ चीज़ें थी जो शॉर्ट थी, जो अभी मेरे को बनाना था उससे रिलेटेड। तो कुछ सामान मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था और 10-12 मिनट्स में मुझे डिलीवर हो गया था। फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया था। और अभी इवनिंग के 6:30 और पौने 7 बजे का टाइम हो रहा था और इस टाइम पे मैं अपना डिनर वगैरह बना लेती हूँ। और इसी टाइम पे ना मुझे भूख भी लग जाती है, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने करा होता है ब्रंच, तो फिर इवनिंग में मेरे को जल्दी भूख लग जाती है। इनफैक्ट हम सबको ही इस टाइम पे ही अपना डिनर वगैरह कंप्लीट करने की हैबिट है। तो मैं 6:30 6:15 बजे तक आ जाती हूँ किचन में अपना कुकिंग वगैरह प्रिपरेशन करने में, क्योंकि आधा पौना घंटा फिर कुछ बनने में भी लग जाता है। फिर वही 7 सवा 7 हो ही जाती है और इस टाइम तक तो भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो आजकल मैं थोड़ा सा और भी जल्दी बना देती हूँ, क्योंकि बेटू के चल रहे हैं एग्ज़ाम्स। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इवनिंग के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रहूँ और इसको फाइनल एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करवा पाऊँ। उसके बाद मिल्क और कर्ड वगैरह जो मैंने मंगवाई थी वो थोड़े से गंदे हो रहे थे पैकेट, क्योंकि वो पेपर बैग में आते हैं ना, तो गीले होने की वजह से फ्रिज से निकले होते हैं, तो वो ना उसमें चिपक जाता है कुछ ना कुछ गंदा सा, अगर कुछ है तो भी उसमें पैकेट्स में चिपक जाता है। तो सारे वो पैकेट्स मैंने वॉश कर लिए थे। और उसके बाद पुलाव बना रही थी मैं, वेजिटेबल पुलाव। तो उसमें मेरे को मटर भी चाहिए थे, जो कि मैंने अभी मंगवाए थे, और ये चंक्स वगैरह भी पैकेट फिनिश हो गया था। तो ये सारी चीज़ें आ गई थी और फिर उसके बाद थोड़ी सी प्रिपरेशन मैंने पहले से ही कर ली थी, लाइक अनियंस वगैरह मैंने कट करके रखे हुए थे और वेजिटेबल्स जो मेरे को डालनी थी वो भी मैंने थोड़ी बहुत चॉप करके रखी हुई थी। मटर थोड़े से पहले के पड़े थे और अभी फ़िलहाल ख़त्म हो गए थे, तो मैंने आगे के लिए और मंगवा लिए थे। तो ये सारी वेजिटेबल्स वगैरह मैंने यहाँ पे चॉप करके रखी हुई थी। उसके बाद बस यहाँ पे मेरी पुलाव बनाने की प्रिपरेशन हो गई थी, सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली थी। और इससे ना 1-1.5 घंटा पहले मैंने बेटू को अच्छे से टाइम दे करके पढ़ा भी लिया था। और इस टाइम पे फिर उसका थोड़ा सा होता है ना, बच्चा 1-1.5 घंटा पढ़ लेता है तो उसको थोड़ा सा कम से कम 1 घंटे का दोबारा ब्रेक भी चाहिए होता है। तो उसको जो भी समझाने वाले टॉपिक्स थे वो मैंने समझा वगा करके मतलब उससे फ्री हो गई थी। और फिर अभी उसका ब्रेक टाइम चल रहा था, तो फिर मैं भी अपना कुकिंग टाइम निकालने के लिए आ गई थी। तो मैंने ऑयल ले लिया था। कुकिंग में मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ और कोई भी रिफ़ाइंड या कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो ऑयल में मैंने जीरा डाला, जीरे के बाद थोड़ा सा एक तेज पत्ता डाल दिया था। और खड़े मसालों में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला था, 2-3 काली मिर्चें डाल दी थी और एक लौंग पड़ा हुआ था और एक ग्रीन वाली इलायची होती है ना, छोटी इलायची, वो मैंने डाल दी थी। और उसके बाद फिर ये अनियंस वगैरह जो मैंने कट करे हुए थे वो डाल दिए थे। उसके बाद अनियंस थोड़े से इनका कलर चेंज हो गया था। उसके बाद फिर मैंने सारे सूखे मसाले डाल दिए थे। नमक डाला था, किचन किंग मसाला डाला था, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली थी। और गरम मसाला वगैरह मैंने इसमें नहीं डाला था। वैसे तो जो ये पुलाव वगैरह मैं बनाती हूँ ना, इसमें खड़े मसाले भी आजकल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। वो कभी कभार होता है ना, टेस्ट के लिए हम बनाते हैं, तो कभी कभार मैं यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ 2-3 बार अगर ऐसे प्लेन बनाती हूँ तो एक आधी बार ही जा करके मैं ये मसाले वसाले खड़े मसाले वगैरह डाल करके बनाती हूँ। क्योंकि जब आप ज़्यादा मसाले, सूखे मसाले लाइक गरम मसाला और ये खड़े मसाले यूज़ करते हो ना, तो आप फ़ील करोगे स्टमक में ना, आपको थोड़ी हीट सी फ़ील होएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत हीट करती हैं, गर्म करती हैं और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होती है इन सब चीज़ों से। तो फिर उसके बाद ना कल शाम को मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे हो चुका है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी थर्सडे मॉर्निंग का ये व्लॉग चल रहा है। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे जो मैं मॉर्निंग में आजकल आंवला जूस पी रही हूँ, तो आंवला जूस नहीं पी रही हूँ, आंवला खा लेती हूँ ग्रेट करके। तो आंवला मैंने अपने लिए ग्रेट कर लिया था। मॉर्निंग में बनी थी गोभी की सब्ज़ी और ये तवा दिखा रही हूँ, इसमें मैंने आज ही कुकिंग करी थी। बेटू के लिए चपाती आज मैंने इसी पे बनाई थी, इसलिए ये थोड़ा सा बीच में से ब्राउन हो गया था। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे मनीष के लिए बेड टी भी बनने के लिए रखी हुई थी।
उसके बाद ये अप्रॉक्स पौने 9 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था, क्योंकि आज मनीष 8:35 और 8:40 के आसपास निकल गए थे। बस वो निकले थे और फिर मैं उस रूम से जा कर के जो भी कपड़े मेरे रखे हुए थे फ़ोल्ड करने वाले, वो मैं लेकर के आ गई थी। आजकल कपड़े वॉशिंग का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब दिन में 2-2 3-3 स्लॉट भी लग जाते हैं। 2-2 ही मोस्टली लगते हैं, क्योंकि सूखने में टाइम लग जाता है और स्पेस इतना ज़्यादा है नहीं। तो फिर वो वाले कपड़े ना साथ के साथ मैं फिर फ़ोल्ड भी कर लेती हूँ। अदरवाइज़ जो सेकंड बेडरूम है ना, वो कब भर जाता है, उसका पूरा बेड जो होता है वो कपड़ों से कब भर जाता है, फिर पता नहीं चलता और बहुत लेज़ीनेस भी आती है जब काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़ा-थोड़ा काम अगर आप साथ के साथ निपटाते रहोगे ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और जल्दी से ना उस काम को हम कर लेते हैं। वरना कोई काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है तो हम उस पे जल्दी से मन नहीं करता। हम थोड़ा अवॉइड करने लगते हैं कि पहले जो इम्पोर्टेंट काम है वो कर लेते हैं और ये वाला काम एक्स्ट्रा में आ जाता है तो ये हम बाद में कर लेंगे। तो फिर ऐसे करते-करते घर हमारा कब बिखरा-बिखरा सा हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये कल मैंने इवनिंग में स्लॉट लगाया था और ये कपड़े वगैरह ड्राई हो गए थे, तो रात को उतार कर के ना मैं बेड पे ही डाल देती हूँ, क्योंकि एक तो ओपन बालकनी है, कोई ऊपर से कुछ गिरा दे या फिर रात को बारिश वगैरह आ जाए, तो रात को ना मुझे सेफ़ नहीं लगता है बाहर पूरा ऐसे खुला छोड़ना कपड़ों को। यार कोई भी कुछ थूक भी देगा तो वो ठीक नहीं है ना। तो फिर मैं रात को उतार करके रख लेती हूँ, जो हल्का-फुल्का मॉइस्चर भी होता है ना, वो फिर अंदर ही बेड पे सूख जाता है और फिर मॉर्निंग के टाइम पे मैं कपड़े समेट लेती हूँ, तो बेड भी मेरा फिर सेट हो जाता है साथ के साथ। उसके बाद ये वाला कोट जो था वो मैंने ड्राई क्लीन के लिए दिया हुआ था, तो ये ड्राई क्लीन के लिए आ गया था काफ़ी दिन से, बट ये ना उन्होंने थोड़ा जैसे हैंगर वैंगर में लगा के नहीं दिया हुआ था। वरना मैंने काफ़ी बार जैसे मैं ड्राई क्लीन कराती हूँ ना, तो वो कोट को अच्छे से हैंगर में लगा करके देते हैं, बट इन्होंने ना फ़ोल्ड करके एक पॉली में रैप करके दिया हुआ था, तो फिर वहाँ से मैंने निकाल दिया था इसको। और जो कोट के साथ मेरा ये आया था ना हैंगर वैंगर, और ये पॉली इस तरह से लगी हुई आई थी, मतलब जिस तरह से ये जब मैंने न्यू परचेज़ करा था ये पैक होकर के आया था, तो उसी हैंगर में ना मैंने इसको खोल करके लगा दिया था। और एक बार मुझे वैसे भी चेक भी करना था कि ड्राई क्लीन होकर के आया, ठीक से होकर आया या नहीं आया। वैसे तो मैं नहीं किया करती थी कभी ड्राई क्लीन करके मतलब चेक करना, बट भाभी ने मेरे को एक बार इंसिडेंट शेयर करा था कि उन्होंने एक बार साड़ी अपनी ड्राई क्लीन कराई थी और बाद में जब उन्होंने कोई भी ऐसे, मुझे लगता है कि ड्राई क्लीन कराने के बाद ऐसे चेक नहीं करता होगा, बट उन्होंने बताया कि मैंने ना 1-1.5 महीने के बाद जब वो पहनने के लिए साड़ी खोली थी ना, वो पूरी साड़ी अंदर से ना उसका कलर जो था वो फेड हो चुका था। मतलब उन्होंने ठीक से ड्राई क्लीन नहीं करी थी, ख़राब कर दी थी। तो मुझे भी था कि यार चेक करना चाहिए, तो तब से फिर मैं ड्राई क्लीन वाले कपड़े जो होते हैं उनको भी चेक करने लगी हूँ। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप भी प्लीज़ चेक ज़रूर किया करें, ताकि आप इमीडिएट उनको बोल सकें कि ये प्रॉब्लम मैंने जब आपको दी थी नहीं थी और अब ये प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि ड्राई क्लीन करते हुए भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि उसमें भी वो कुछ केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं, आपका कलर फेड हो सकता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑलवेज़ ड्राई क्लीन के कपड़ों को भी मुझे लगता है चेक कर लेना चाहिए, ये बात सुनने के बाद। उसके बाद फिर जो कोट वगैरह था, जहाँ पे मेरे सारे पहले ब्लेज़र्स वगैरह रखे हुए हैं, वहीं पे मैंने उसको भी साथ में रख दिया था। और ये वाला बेड भी थोड़ा भरा-भरा सा रहता है और इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो बेडशीट भी मैं इसकी ऐसे कोई रेगुलर चेंज नहीं करती रहती हूँ। अभी सोचा था चेंज कर लेती हूँ, मैं ब्रश भी लेकर के आई थी कि बेड को पहले झाड़ करके फिर सेट करूँगी। बट अभी सारी विंटर वाली बेडशीट बाहर है, समर वाली जो बेडशीट हैं वो अभी मैंने पूरी निकाली नहीं है, एक ही निकली हुई है जो मैंने उधर डाल दी थी। तो अभी और कोई थी नहीं, वो मुझे निकालनी पड़ती, तो इसलिए फिर मैंने इसको अभी ऐसे ही झाड़ करके दोबारा से यही वाली बेडशीट बिछा दी। धीरे धीरे स्टफ़ चेंज होगा ना, जैसे समर की सारी चीज़ें बाहर निकालूंगी तो अभी बेड का खोलना ना बार बार लगा ही रहेगा। तो उसी बीच में जब मैं बेडशीट्स वगैरह निकालूंगी तो तब ये वाली वॉश करके फिर मैं इसको चेंज कर दूँगी। वैसे भी ये वाला रूम जो है वो यूज़ होता नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे झाड़ू वगैरह मुझे लगानी थी, क्योंकि बेडशीट्स वगैरह मैंने झाड़ दी थी और मतलब जो भी ऑर्गेनाइज़ करना था, जहाँ का सामान जहाँ था वो सब मैंने सेट करके रख दिया था। तो उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की, तो वही पूरे घर में अब मेरे को अच्छे से झाड़ू लगानी थी। झाड़ू को अच्छे से लगाते हैं तो फिर मॉपिंग का काम जो होता है वो ईज़ी हो जाता है।
याद आ गई थी मैं डस्टिंग वगैरह करने के लिए। और ब्लैक ग्लास जहाँ पे भी लगाओगे ना आप, तो आपको डस्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फ़ील होएगी, क्योंकि मतलब आप मॉर्निंग में भी करते हो ना, तो हल्की हल्की इवनिंग तक, या तो जैसे आप मॉर्निंग में अर्ली आकर के चेक करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि यार ये शायद अच्छे से क्लीन नहीं हुआ था। तो बहुत जल्दी इस पर ना डस्ट की लेयर गिरने लगती है। इसको थोड़ा सा मेंटेन करना, नॉर्मल जो ग्लास होता है प्लेन वाला, उससे ज़्यादा इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, और ये थोड़ा जल्दी जल्दी गंदा होता रहता है। तो सुबह शाम इसको डस्टिंग की नीड होती है, अगर आप इसको चाहते हो कि ये चमकता रहे। तो उसके बाद मैंने इस पर कॉलिन स्प्रे करी थी। और एक प्रॉब्लम आती है ग्लास के साथ, स्पेशली ब्लैक वाला जो मेरा कुकटॉप का है, उस पर भी यही सेम प्रॉब्लम आती है, और इस पर भी आती है। जब भी आप ग्लास पे कोई भी पानी डाल के या किसी क्लॉथ से रब करते हो ना, तो वो ऑलवेज़ एक वाइट कास्ट छोड़ता है। और जब भी ग्लास पे वाइट कास्ट आते हैं, तो वो एकदम नीट एंड क्लीन नहीं दिखता, उसमें ना धब्बे धब्बे से, ऐसे दाग दाग से दिखते हैं। कुकटॉप को भी मैं क्लीन करती हूँ, उस पर भी यही प्रॉब्लम आती है। तो जो माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ होता है ना, उससे आपको मतलब कुछ सेकंड तक या 1-1.5 मिनट तक ना अच्छे से रबिंग करनी है। जब आप उसको रब करोगे ना अच्छे से, तो ये वाइट कास्ट तब जा कर के निकलेंगे। तो यही सेम चीज़ मैं कुकटॉप पे भी अप्लाई करती हूँ। उसको पानी से या सोप से क्लीन करने के बाद उसके ऊपर थोड़ी सी रबिंग की मुझे नीड पड़ती है, तब जा कर के वो एकदम शीशे जैसा चमकने लगता है, कि आप उस पर कुछ भी देखोगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। आप अपना फेस देखोगे या कुछ भी चीज़ देखोगे, तो वो रिफ्लेक्शन आएगी, तब जा कर के वो अच्छे से नीट एंड क्लीन हो पाता है। तो इसको मैंने अच्छे से रब करा, एकदम चकाचक क्लीन कर दिया था। और उसके बाद फिर ये जो एलईडी यूनिट है, इस पे भी मैंने कपड़ा घुमा दिया था, ताकि ये भी अच्छे से क्लीन हो जाए। डस्टिंग वगैरह मतलब कर दी थी। और उसके बाद बस डस्टिंग वगैरह का मेरा काम चल रहा था। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।